सुरभारती देववाणी संस्कृत की जय हो। आइए अगले तरंग में प्रवेश करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रत्याहार बनाने का नियम सीखा था। अब उन प्रत्याहारों का प्रयोग व्याकरण में कहाँ कहाँ होता है, किन किन प्रकरणों में होता है, तो सबसे पहले जो क्रम दिया है आचार्यों ने, जैसे वरदराजाचार्य हैं, भट्टोजी दीक्षित हैं, इन आचार्यों ने सबसे पहले संधि प्रकरण रखा है। व्याकरण में पहला प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में तमाम संज्ञाएं आती हैं, परिभाषाएं आती हैं। संहिता किसको कहते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित किसको कहते हैं, इत संज्ञा किसको कहते हैं, लोप संज्ञा किसको कहते हैं, सवर्ण संज्ञा किसको कहते हैं। विविध संज्ञाओं के बारे में संज्ञा प्रकरण में कहने के बाद आचार्यों ने संधि प्रकरण को शुरू किया। क्योंकि भाषा में, चाहे संस्कृत भाषा में, चाहे हम श्लोकों का उच्चारण करें, चाहे गद्यांश का उच्चारण करें, ऐसा कोई भी गद्यांश या पद्यांश की पंक्तियां नहीं होती जिनमें कोई न कोई संधि न की गई हो। हर किसी वाक्य में, हर किसी श्लोक में जगह जगह संधि की हुई देखी जाती है। इसलिए जब तक हमें संस्कृत के शिक्षकों को अथवा छात्रों को संधि का भरपूर ज्ञान नहीं होगा, तब तक श्लोकों को पढ़ने में या गद्यांश को पढ़ने में गति नहीं बन सकेगी। इसलिए आइए संधि के संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संधि है क्या। सामान्य परिभाषा के रूप में सबने सुना होगा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में वर्णों का ही मेल होता है और जब वर्णों के मेल को इकट्ठा करेंगे, मिलाएंगे तो संधि हो जाएगी। और जब संधि को उन वर्णों को अलग अलग करेंगे, जब पदच्छेद करेंगे तो उसका नाम पड़ेगा संधि विच्छेद। ये ध्यान रखना है कि विग्रह शब्द समास के साथ जुड़ता है। समास विग्रह करें राजपुरुषा, संधि विच्छेद करें विद्यार्थी। तो संधि का जब मेल होगा तो वो इकट्ठा शब्द बन जाएगा और जब उसको विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग वर्ण होंगे और प्रथम पद हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। उसमें वर्णों के ही मेल से संधि होगी। सामान्य हिंदी के बोलचाल में हम जब कभी किसी वाक्य का उच्चारण करते हैं तो ऐसा सुनने में आता है कि एक वर्ण दूसरे वर्ण से जब मिलता है तो कुछ न कुछ अपना स्वभाव एक दूसरे के ऊपर डालता है। जैसे मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का स्वभाव ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वर्ण भी जब एक दूसरे से मिलेंगे, वर्णों का मेल होगा, तो निश्चित ही एक दूसरे का स्वभाव ग्रहण करेंगे। हिंदी में जैसे एक वाक्य बोलें, चोर ले गया, चोर ले गया, ऐसे जल्दी से कहें, वर्णों का मेल करें और जल्दी से मेल करें, मिलाकर कहें तो उच्चारण होगा चोर ले गया। चोर ले गया, र का उच्चारण ल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा जब हम जल्दी कहेंगे। चोर ले गया, जल्दी से कहें चोर ले गया, र ल के रूप में उच्चरित होगा। ऐसे ही दूसरा वाक्य सुनिए, जैसे मार डाला, जल्दी से बोलेंगे तो र का उच्चारण नहीं होगा, मार डाला।
जो आगे ड है वह र के ऊपर बिल्कुल अपना स्वभाव डाल देगा और र को भी ड के रूप में उच्चारण हो जाएगा। मार डाला, मार डाला, चोर ले गया, चोल ले गया। आगे चूंकि ल है इसलिए र को भी ल के रूप में उच्चारण किया जाता है। तो संधि का मतलब है मेल। मेल का मतलब एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे की संहिता उपस्थित करना। संहिता जो संज्ञा दी गई है, परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता का मतलब यह है कि जब वर्ण आपस में वर्णानाम अति सहिता सन्निधि संहिता संयम स्यात्, तो वर्णों की अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं। माने जब वर्ण आपस में समीप आए तभी तो संधि होगी, है ना। जब वर्ण दूर दूर रहेंगे तो संधि नहीं हो सकती। जब वर्ण आपस में मिलेंगे, समीप आएंगे, तभी संधि होगी। इसलिए संहिता के जो सूत्र आया है, सबसे पहले संधि प्रकरण का सूत्र दिया वरदराजाचार्य ने, इको यणचि, इकः स्थाने यण स्यात् आचि संहितायाम विषये। तो संहिता के विषय में, संहिता के विषय का मतलब है कि जब वर्णों की अत्यंत समीपता होगी तो संहिता होगी, और जब वर्णों की दूरी बनी रहेगी तो संहिता नहीं होगी। तो वर्णों की अत्यंत निकटता के कारण जब संहिता प्राप्त है तो संहिता प्राप्त होने के कारण संधि करना आवश्यक हो जाएगा। संधि का मतलब है मेल वर्णों का। किसका? वर्णों का। वर्ण वो स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है। और जब मेल होगा, वर्णों का मेल होगा तो स्वाभाविक है परिवर्तन हो जाएगा। वर्णों के मेल से परिवर्तन होगा। इसलिए संधि की परिभाषा जब हम परिभाषित करेंगे तो यही कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से कुछ परिवर्तन होता दिखाई देता है या कुछ वर्णों में आपस में परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, वो केवल संहिता संज्ञा इसलिए की जाती है कि नियम है कि संधि संहिता के प्रकरण में ही होगी। संहिता की स्थिति में ही संधि होना आवश्यक है, संधि होगी। संहिता का मतलब यह है कि जब वर्ण आपस में सन्निकट हों। जैसे राम धन आज्ञा, एक शब्द है रामाज्ञा, राम धन आज्ञा, राम धन आज्ञा। अब इसमें किन वर्णों की समीपता है? माँ में जो आ है उसकी समीपता है आज्ञा के आ से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ और द्वितीय पद के आदिम वर्ण के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि रा में जो आ है और आज्ञा में ज्ञा में जो आ है इसके साथ संधि कर दी जाए। संहिता के विषय में ही संधि होगी और संहिता का मतलब है कि वर्णों की समीपता हो जाए। तब यहाँ राम, फिर कहते हैं आज्ञा। तो राम में जो मकारोत्तरवर्ती आकार है, यानी माँ के बाद में जो आकार का उच्चारण हो रहा है, और आज्ञा में शुरू में जो आ का उच्चारण हो रहा है, आकार कहा जा रहा है आज्ञा। तो ज्ञा में भी आ है और इधर रा में भी आ है, लेकिन इनकी संहिता न होने से इनकी संधि नहीं होगी। राम में जो माँ के बाद माँ में व्यंजन में जो आकार है, व्यंजन के साथ आकार जुड़ा हुआ है, और आज्ञा में जो शुरू में आकार है, इन्हीं दोनों की संधि प्राप्त होगी। तात्पर्य यह है कि संधि हमेशा प्रथम पद के आदिम वर्ण के साथ और द्वितीय पद के संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ और द्वितीय पद के आदिम, अंतिम माने अंतिम अक्षर और आदिम माने शुरू वाला अक्षर। तो मकार में जो आ है, आज्ञा में जो आ है, ये दोनों संहिता की प्राप्ति
हो जाने से इन दोनों वर्णों की संधि हो जाएगी और दीर्घ संधि होगी। राम धन आज्ञा बराबर रामाज्ञा। आ और आ ये दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए और रामाज्ञा शब्द बन गया, संधि हो गई। तो संधि माने मेल, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और उस मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि का जो है स्वरूप प्रकट करता है। इसलिए संधि माने परिवर्तन भी होता है और संधि माने मेल भी होता है। या ऐसा कहें कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि है। यही संधि की परिभाषा है। फिर देखिए संधि कहाँ की जाए और कहाँ न की जाए, इसके लिए भी आचार्यों ने एक बहुत सुंदर नियम दिया है। ये श्लोक ध्यान करने योग्य है। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो हो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। यह श्लोक बहुत जरूरी है कि हम संधि कहाँ करें और कहाँ न करें। संधि कहाँ करें कहाँ न करें, तो ये श्लोक बताया जा रहा है। संहितैक पदे नित्या, एक पद में संहिता होने पर, नित्या माने नित्य, हमेशा संधि करनी है। नित्या माने हमेशा करनी ही है। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा है कि करें कि ना करें, नहीं, करनी है। तो संहितैक पदे नित्या, एक पद में संहिता होने पर नित्य संधि होगी। फिर नित्या धातु उपसर्गयो हो, धातु और उपसर्ग की जहाँ प्राप्ति हो रही हो और संहिता हो रही हो वहाँ भी नित्या माने हमेशा संधि की जाएगी। नित्या समासे, जहाँ समास की प्राप्ति हो रही हो, समास किया जा रहा हो और संहिता की प्राप्ति हो रही हो तो वहाँ समास में भी नित्य संधि की जाएगी। लेकिन एक विकल्प दे रहे हैं आचार्य लोग कि वाक्य तु, वाक्य बोलने में तो सा विवक्षाम अपेक्षते, वह संहिता विवक्षाम अपेक्षते। विवक्षाम माने वक्तुम इच्छा, विवक्षा बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि वह चाहे तो संधि, पदों में संधि करके बोल दे अथवा संधि ना करके बोल दे। तो आइए इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। संधि कहाँ करे कहाँ न करें, तो 4 जगह है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। एक पदे नित्या, तो एक पद। अब जैसे पोधन अकह है, पोधन अकह बराबर होता है पावकह, इसमें अयादि स्वर संधि का नियम बैठेगा। तो ये पो और अकह एक पद है, वस्तुतः एक पद के ही 2 विभाग किए गए हैं। इसलिए पोधन अकह को आप कभी पो अकह नहीं कह सकते, यहाँ नित्य संधि करनी पड़ेगी, करना ही है। इसलिए पोधन अकह बराबर यहाँ ओ को आव हो जाएगा। पौधन अकह, पौ यहाँ औ है, औ का आव हो जाएगा। पौधन अकह, औ का आव हो जाएगा और अकह जुड़ जाएगा तो बन जाएगा पावकह। ये पौधन अकह, औ के बाद स्वर आ रहा है इसलिए पावकह बनेगा। ये एक पद का उदाहरण हुआ। ये दोनों मिलकर के एक ही पद है, इसको अलग अलग करने पर ये पौधन अकह बना। वस्तुतः ये पावकह एक पद है, एक शब्द है। फिर है उपसर्ग और धातु। नित्या धातु उपसर्गयो हो, यदि धातु और उपसर्ग का प्रकरण दिखाई दे रहा हो, जैसे नी, नी है उपसर्ग और अवसत है क्रिया धातु। तो अवसत वस धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। अवसत नी, नी में ई है, अवसत में आ है। इन दोनों जो है वर्णों में संहिता हो रही है, इसलिए नी के ई को यणच सूत्र से ई को यह हो जाएगा और यह आगे में जुड़ जाएगा आ में, तो बन जाएगा न्यावसत। ये हो गया नित्या धातु उपसर्गयो हो। अब कोई कहे कि हम नी अवसत बोलेंगे, तो नी अवसत बोलना ये बिल्कुल व्याकरण की मर्यादा के खिलाफ है।
अतः नित्या धातु उपसर्गयो हो नियम से नी और अवसत जोड़ करके न्यवसत बनेगा। इसके बाद है समासे, नित्या समासे। समास में भी नित्य संधि की जाएगी। जैसे कृष्ण धन अस्त्रम तो बन जाएगा कृष्णास्त्रम। अब कृष्ण धन अस्त्रम, इसको यदि समास विग्रह करेंगे तो बनेगा कृष्णस्य अस्त्रम, कृष्ण का अस्त्र। समास में करेंगे कृष्णस्य अस्त्रम कृष्णास्त्रम, तो कृष्ण धन अस्त्रम। अब सोचे कि ये समास है तो कृष्ण अलग कह दें और अस्त्रम अलग कह दें, तब भी तो अर्थ निकलेगा ही कृष्णास्त्रम का। लेकिन नहीं, जहाँ समास हो रहा हो तो कृष्ण धन अस्त्रम कृष्णास्त्रम। अब जैसे विद्याधन आलय, इसमें संधि भी हो रही है। आय और आ के योग से संधि हो रही है दीर्घ, और आ के योग से संधि तो हो ही रही है। इसमें समास भी है षष्ठी तत्पुरुष समास। जैसे कृष्ण धन अस्त्रम में कृष्ण से अस्त्रम कृष्णास्त्रम, ऐसे विद्यायाः आलयः इति विद्यालयः, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो अब सोचें कि विद्यायाः आलयः यदि कह दें, अलग अलग कह दें, कृष्ण से अस्त्रम कह दें, अलग अलग कह दें, तो ये उचित नहीं है। इसलिए समास में भी संधि करना पड़ेगा। जैसे विद्यायाः आलयः का विद्यालय हो जाएगा, ऐसे ही कृष्ण से अस्त्रम का कृष्णास्त्रम हो जाएगा। तो ये तो समास में भी नित्य संधि की जाएगी। अब वाक्ये तु, अब अंतिम पंक्ति कह रहे हैं कि वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में तो यह विवक्षा की अपेक्षा करती है। माने वाक्य में जो संधि है वह बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है। बोलने वाला चाहे तो संधि करके बोले और चाहे तो संधि करके ना बोले। बड़े बड़े वैयाकरण हैं जो बहुत अच्छा संस्कृत देववाणी में वार्ता करते हैं, वो संधि करके ही बोलते हैं। उनकी इच्छा है कि संधि करके बोलें, और इच्छा ना हो तो अलग अलग खंड करके बोलें, है ना, दोनों के लिए सुविधा है। वाक्य सा विवक्षाम अपेक्षते। जैसे एक उदाहरण है, रामः गच्छति वनम, राम वन जाता है। अब रामः गच्छति, जब रामः गच्छति जुड़ेगा तो विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग का उत्त होकर के बनेगा रामो, तो रामो गच्छति वनम, ऐसा भी उच्चारण किया जा सकता है। संधि करने के बाद रामो गच्छति वनम बनेगा, और संधि न करने से रामः गच्छति वनम बनेगा। अब उच्चारण करने वाले की इच्छा है कि हम संधि करके बोलें, वाक्य संधि करके बोलें, तो रामो गच्छति वनम भी कह सकता है, और उसकी इच्छा न हो तो संधि न करे, रामः गच्छति वनम कह दे। तो इसलिए वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, ये कहाँ संधि करनी है और कहाँ संधि नहीं करनी है, यही मुख्य श्लोक है, और इसी के आधार पर हम संधि करते हैं। संहितैक पदे नित्या, एक बार और देख लें, स्मरण कर लें। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो हो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। यह संधि संहिता की स्थिति में एक पद होने पर नित्य होती है, धातु और उपसर्ग के आने पर नित्य होती है, समास की उपस्थिति में नित्य होती है। लेकिन वाक्य बोलने पर, वाक्य बोलने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह चाहे तो संधि करके बोले अथवा संधि न करके बोले। अब देखिए परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं यह जानना बहुत आवश्यक है। संधि करने के बाद ये निश्चित है कि परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन कितने तरह से होता है, तो आइए देखते हैं कि परिवर्तन किए जाने पर जब एक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदिम वर्ण मिलता है तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन 3 तरह से होते हैं। पहला परिवर्तन है लोप, माने जब 2 वर्ण मिलेंगे आपस में तो यदि कोई वर्ण ज़्यादा जबरदस्त है तो कमज़ोर वाले का लोप कर देगा, चलो तुम एक तरफ जाओ, है ना, कमज़ोर वाला लुप्त हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है आगम। आगम का मतलब होता है आओ, आओ तुम बैठ जाओ, आगम आ जाना, है ना।
तो आगम और आदेश दो शब्द हैं व्याकरण की संज्ञा में। आदेशः शत्रुवत और आगमः मित्रवत। आगम, जब किसी वर्ण का आगम होता है तो वर्ण आने पर वह बैठ जाता है, दूसरे वाले को बैठा रहने देता है। और आदेशः शत्रुवत, जब किसी वर्ण का आदेश होता है तो जिस वर्ण का आदेश होगा वह वर्ण आएगा तो उसको हटाएगा और स्वयं बैठ जाएगा। आदेश, वैसे भी आदेश शत्रुवत। कोई राजा आदेश देता है ऐसा करो तो किसी को अच्छा लगता है क्या? वो तो लगता है कि ये शत्रु है मेरा। तो इसलिए आदेशः शत्रुवत और आगमः मित्रवत। तो आगम हो जाएगा, किसी न किसी वर्ण का वहाँ पे आगमन हो जाएगा। और तीसरा प्रकार है परिवर्तन का द्वित्व। द्वित्व माने किसी वर्ण का दो हो जाना। जब कोई वर्ण दो हो जाएगा तो उसको हम द्वित्व कहेंगे। आइए लोक में देखते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। रामः आयाति, इधर लिख के परिवर्तन के प्रकारों में देख रहे हैं। पहला है लोप का हो जाना। तो जैसे रामः आयाति, रामः आयाति, विसर्ग संधि में एक नियम है कि यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग आता है और द्वितीय पद के आदि में दीर्घ स्वर आता है आ, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, सीधा लोप हो जाएगा और बन जाएगा राम आयाति। राम आयाति। तो अब लग रहा है कि राम आयाति में संधि हुई है, कोई न कोई संधि हुई है, नहीं तो राम आयाति हिंदी की तरह राम तो न लिखा जाता, इसका विसर्ग लुप्त हुआ है, यह समझ में आ रहा है। इसलिए राम में विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद आ है, तो विसर्ग और आ दोनों मिला करके विसर्ग का लोप हो जाएगा और आ ज्यों का त्यों रहेगा, इसलिए राम आयाति बन जाएगा। तो यहाँ लोप हुआ है, माने संधि में जो परिवर्तन होना है तो पहला परिवर्तन, अब ये स्वर संधि में भी हो सकता है, व्यंजन में भी हो सकता है और विसर्ग में ही। जहाँ लोप होगा वहाँ हम लोग समझते चलेंगे कि यहाँ पर लोप हुआ है वर्णों का। फिर दूसरा परिवर्तन है आगम। आगम का उदाहरण जैसे देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं, रमेशा है, यद्यपि है। तो ये आगम जो है कैसे होता है, रमा धन ईशा, रमाधन ईशा बराबर बन गया रमेशा। रमा प्रथम पद है, ईशा द्वितीय पद है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है आ, द्वितीय पद का आदिम वर्ण है ई। जब इन दोनों में संधि होगी तो आ और ई ये दोनों चले जाएंगे और एक वर्ण का आगम होगा, रमेशः, रमेशः बनेगा। तो आ और ई बराबर ए हो जाएगा। आ धन ई बराबर ए। इसमें गुण संधि हुई है। गुण संधि का नियम है कि जब आ के बाद ई आता है तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, यह गुण संधि का नियम है। तो अब देख लिया हम लोगों ने कि आ और ई इन दोनों के स्थान में कौन बैठ गया, ए बैठ गया। तो रमा था, रमा और ईश, आ में ई में ए बैठ गया तो रम बचा और ए सह, इसलिए रमेशः बन गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ है, ए का आगम हुआ है। आगम या तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के आदिम वर्ण, शुरू वाले वर्ण दोनों को हटा करके एक आगम हो जाएगा, या तो किसी एक में किसी प्रथम पद के अंतिम वर्ण को बदल देगा, आगम हो जाएगा दूसरा, अथवा द्वितीय पद का आदिम वर्ण हट जाएगा और
आगम हो जाएगा दूसरे अक्षर का। जैसे उदाहरण है यद्यपि, तो यदि, अब आप देखिए यदि धन आपी, अब इसमें यदि में इकार है, यदि में इकार है, आपी में आकार है। अब ई और अ जहां ऐसा नियम प्राप्त होता है, यण संधि होती है इको यणच सूत्र से, तो ये नियम ये कहता है कि ई के स्थान में, इक के स्थान में यण हो जाएगा, माने ई के स्थान में य हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो गया, या, तो य द य बन गया, है ना, या द, ई निकल गई तो ई को हटा दिया, आगम करना है य का आगम करना है, तो यद्य और आपी, माने ई के स्थान में या हो गया, आ के स्थान में आ ही रहा आया। तो या तो दोनों वर्णों को हटा करके एक नया वर्ण का आगम होता है, अथवा किसी एक वर्ण को हटा करके एक वर्ण का आगम हो जाता है। इसलिए यदि धन आपी बराबर हो गया यद्यपि, इसमें आगम हो गया रमेशः यद्यपि। इन दोनों उदाहरणों से समझ लिया। अब द्वित्व है, संधि करने पर प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के आदिम वर्ण में जब संधि होगी, वर्ण जुड़ेंगे तो किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व माने दो बार उसका उच्चारण होगा, दो बार लिखा जाएगा। तो जैसे एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन धन अवसरे, अब एकस्मिन अवसरे प्रथम पद का अंतिम वर्ण है न, इसमें स्वर नहीं है, न है, हलंत है, तो न है और आ है, इसमें व्यंजन संधि होगी क्योंकि व्यंजन और स्वर की प्राप्ति हो रही है। तो एकस्मिन अवसरे, वैसे भी उच्चारण से जब हम लोग देखते हैं तो उच्चारण से भी समझ में आता है कि यहाँ पर संधि हो रही है। एकस्मिन अवसरे, इसी का उच्चारण किया जाए तो एकस्मिन अवसरे, इसी को जल्दी से करें, एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे, अपने आप द्वित्व हो जाएगा। इसलिए एकस्मिन अवसरे, यहाँ न को द्वित्व हुआ है तो एकस्मिन अवसरे हो गया। न द्वित्व हुआ, एक न आ में जुड़ गया, एक न हलंत ही रहा, तो एकस्मिन अवसरे हो गया। कहने का मतलब यह है कि परिवर्तन के प्रकार तीन तरह से होंगे। जब संधि की जाएगी तो या तो वर्णों का लोप होगा, वर्ण वहाँ से हट जाएगा, या तो वर्णों का आगम होगा, वर्ण कोई नया वर्ण आकर के दोनों वर्णों के स्थान पर अथवा एक वर्ण के स्थान पर बैठ जाएगा, और द्वित्व होगा, दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाएगा, दो बार वो लिखा जाएगा, दो बार उसका उच्चारण होगा। इस तरह से ये संधि हम ये जान पाते हैं इसके द्वारा कि संधि कहाँ की जाती है, कहाँ नहीं की जाती, और परिवर्तन कितने तरह का होता है। संधि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, लोप, आगम और द्वित्व के रूप में। इस तरह से हम लोगों ने ये जान लिया कि संधि कहाँ करें और कितने प्रकार का परिवर्तन होता है। इसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि संधि के प्रकार कितने हैं और उन प्रकारों की अलग अलग परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण कैसे बनते हैं। उन उदाहरणों को नियम के द्वारा समझने का प्रयास किया जाएगा।